अब हमारे पास आता है फ़ीवर वर्सेस हीट स्ट्रोक। फ़ीवर जो है हमारे पास जो है एक्टिव इन्फ्लेमेशन में ही वजह से होता है। जब भी हमारा होता है 40 से कम ही होता है, यानी कि 104 से कम होता है। इसकी वजह से सीजर हो सकता है, बिनाइन होता है लेकिन यूजुअली सब लिमिटिंग होते हैं। जबकि जब भी बॉडी को हीट स्ट्रोक होता है किसी को तो हमारे पास इनेबिलिटी होती है बॉडी की डिसिपिएट हीट करना। 40 से ज़्यादा सीएनएस डिसफंक्शन हो सकता है, जैसे कन्फ्यूजन, एंड ऑर्गन डैमेज हो सकते हैं, आरडीएस हो सकता है, रैप्डोमाइलोसिस हो सकते हैं। तो ये सारे सीरीज हो सकते हैं इस पेशेंट को हीट स्ट्रोक में। एस्टामाइनोफेन, इबुप्रोफेन जो देते हैं बच्चों को देते हैं, एंटीबॉडीज़ दे सकते हैं। जबकि हीट स्ट्रोक में जो है पेशेंट को हम रैपिड एक्सटर्नल कूलिंग करनी होती है, रिहाइड्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करना होता है। अच्छा, जो एनसिड है या टेनोलॉल है ना, ये हमारे पास जो हाइपोथैलेमस प्रोस्टाग्लैंडिन जो E2 होता है ना, उसको स्टॉप करते हैं। अच्छा, मैंने लिखा है पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी की वजह से हमारे पास जो है पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी है, आइका है और पाइका के बारे में लिखा है। ये लेटरल होती हैं आर्टरीज जो होती हैं। जबकि जो हमारे पास मीडियली हमारे पास बेज़िलार आर्टरी होती है और ACA होती है। ठीक है, 3-4 जो है वो मिड ब्रेन में होती है। ठीक है, और जो मीडियली होती हैं 6 भी मीडियली होती है और 12 भी मीडियली होती है। मिड ब्रेन में होगी 3-4, 6 जो है और पोन्स में होगी 5P और 7 और 8P। 9, 10, 11 जो है वो पोन्स में होंगी। तो हमें याद होना चाहिए मिड ब्रेन में 3 और 4 होती है, पोन्स में 6, 7, 8, 5, 9, 10, 11 मेडुला में होती है और 12 जो है वो मेडुला में मीडियली होती है, इसलिए मीडियल मेडुलरी सिंड्रोम होता है। ठीक है, लेटरली 9, 10, 11 होती है। पोन्स में जो है 7 और 8 और 5 जो है वो लेटरली उसी है, इसलिए लेटरल पोन्टाइन होता है। मीडियली जो है वो हमारे पास एब्ड्यूसन नर्व होती है। 3, 4 मीडियली होती है मिडल ब्रेन के अंदर। ठीक है, इसीलिए जो हमारे पास जो है तो 2 ही आर्टरीज मीडियली हैं, बेज़िलार और ACA। ये जो है बहुत अच्छे तरीके से हमारे पास जो है ना, ये जो ग्राफ है BNB में बहुत अच्छे तरीके से दिया हुआ है। उसके बाद हमारे पास जो है वो क्या आ जाता है, हमारे पास सीज़र आता है। तो सीज़र हमारे पास क्या है, इसमें कैरेक्टराइज बाय सिनक्रोनाइज हाई फ्रीक्वेंसी न्यूरल फायरिंग हो रही होती है। पार्शियल सीज़र जो है उसमें हमारे पास एक फोकल एरिया इन्वॉल्व होता है, सिंगल एरिया ऑफ द ब्रेन, मोस्ट कॉमनली जो है मीडियल टेम्पोरल लोब इन्वॉल्व होता है। सिंपल पार्शियल होता है, कम्प्लेक्स पार्शियल की भी 2 टाइप होते हैं, जिसमें कॉन्शियस इंटैक्ट होगी वो सिंपल है, कम्प्लेक्स हो गया यानी कि इम्पेयर्ड कॉन्शियसनेस हो गया और ऑटोमेटिज्म आ जाता है। अच्छा, और सिंपल में मोटर सेंसरी ऑटोनॉमिक साइकिक सिम्पटम। एपिलेप्सी इज द डिसऑर्डर ऑफ रिकरेंट अनप्रोवोक्ड सीजर। फिब्राइल सीजर्स आर नॉट एपिलेप्सी। स्टेटस अप्लीकेटेड है, कंटिन्यूस सीजर होता है 5 मिनट से ज़्यादा और रिकरिंग सीजर डेट में रिजल्ट इन ब्रेन एनर्जी। ठीक है, लेकिन ये नॉट कंट्रोल बाय ड्रग्स, हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते ड्रग्स से। अगर 5 मिनट से ज़्यादा हो गया तो वो सीरियस अपेरेट। चिल्ड्रन में ज़्यादा जेनेटिक इन्फेक्शन, फिब्राइल, ट्रॉमा, कंजेनाइटल, मेटाबॉलिक से होता है। एडल्ट में ट्यूमर, ट्रॉमा, स्ट्रोक इन्फेक्शन। एडल्टी में स्ट्रोक, ट्यूमर, ट्रॉमा, मेटाबॉलिक होता है। एब्सेंट सीजर होते हैं मतलब कि बहुत सेरिब्रल इन्वॉल्व होते हैं, ये जनरलाइज सीजर है। 3 हर्ट्ज स्पाइक वेव डिस्चार्जेज शॉर्ट होती हैं, यूजली 10 सेकेंड्स की, और फ्रिक्वेंट एपिसोड ऑफ ब्लैंक स्पेयर पेशेंट को, लेकिन कोई कन्फ्यूजन नहीं होती। अगर पेशेंट जो है हाइपर वेंटिलेशन कर रहा है तब भी पेशेंट को हो सकता है। अनरिस्पॉन्सिव होता है, वो हम उसको कोई भी स्टिमुलेशन देते हैं तो वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा होता है। मायोक्लोनिक जर्क क्या होता है, क्विक रिपीटेटिव जर्क्स होते हैं, मॉर्निंग में होते हैं ज़्यादातर, या स्लीप डेप्रिवेशन में। कोई लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस नहीं होती इसमें भी, और ना ही पोस्ट एक्टर स्टेट होता है। टॉनिक क्लॉनिक में ग्रांड माल है कि स्टिफनिंग और मूवमेंट होती है और पेशेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, यूरिन इनकॉन्टिनेंस भी होते हैं, टंग बाइट भी करता है। टॉनिक में स्टिफनेस होते हैं। एटॉनिक में एकदम पेशेंट जो है वो गिर जाता है फ्लोर पे, कॉमनली मिस्टेकन फॉर फेंटिंग। अच्छा, इंक्रीज इंसिडेंस होता है बच्चों में और जनरलाइज ऑनसेट टॉनिक क्लॉनिक सीरीज का मायोक्लोनिक
देखा है जो एब्सेंट सीजर होता है ना, उसका बहुत ज़्यादा रिस्क होता है कि वो टॉनिक क्लोनिक या माइक्रोनिक के अंदर कन्वर्ट हो सकता है। इसके अलावा हमारे पास सीज़र की डायग्राम बनी हुई, ये वाली जो डायग्राम है इसमें बना हुआ है कि हमारे पास पार्शल सीज़र होता है, जो इम्पेयर कॉन्शियसनेस होगी तो हमारे पास कम्प्लेक्स पार्शल होगा और सिंपल पार्शल हो सकता है। टॉनिक क्लोनिक है, फिर क्लोनिक है, फिर मायोक्लोनिक है, एटोनिक है और एब्सेंस है। तो ये सब डायग्राम में वही बना हुआ है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास लिखा है कि जो टेम्पोरल लोब जो हमारे पास एपिलेप्सी होती है उसमें हमारे पास हिपोस्क्लेरोसिस भी हो सकती है, एट्रोफी होती है हिपोकैम्पस की विथ रिएक्टिव ग्लाइकोसिस, इसे कहते हैं हिपोस्क्लेरोसिस। नॉन डोमिनेंट जो पैराइटल लोब होता है नॉन वर्बल, इसमें हमारे पास स्पाशियल मैपिंग और रोटेशन होती है। यहाँ पे हमारा सेंस ऑफ पोजीशन आती है, सेंस ऑफ लीडिंग, चेंज इन पोस्चर और विजुअल इंटरप्रिटेशन यहीं पे होती है कि नॉन डोमिनेंट बताता है साइज ऑब्जेक्ट का क्या है, स्पेस में क्या है। प्री मोटर फ्रंटल कॉर्टेक्स जो है वो हमारे पास जो है सीजर में जो अबनॉर्मल हमारे पास पोस्चरिंग होती है ना, मूवमेंट होती है, जो प्री मोटर फ्रंटल कॉर्टेक्स से ओरिजिनेट होते हैं। तो जो हमारे बॉडी का जो मैप बनाता है ओरिएंटेशन है वो नॉन डोमिनेंट पैराइटल लोब कर रहा होता है। उसके बाद हमारे पास हेडेक्स होते हैं जो कि पेन होते हैं क्योंकि हमारे पास इरिटेशन होती है ड्यूरा की, क्रेनियल नर्व्स की या एक्स्ट्रा क्रेनियल स्ट्रक्चर्स की। प्राइमरी हेडेक्स के अंदर हमारे पास सारे हेडेक्स आएंगे जो हमारे इस पेज में लिखे हैं। माइग्रेन का और टेंशन हेडेक जो है फीमेल्स में बहुत ज़्यादा होता है, बाकी सब एक्नॉट की वजह से भी हैमरेज हो सकता है, मेनिंजाइटिस की वजह से भी हो सकता है, हाइड्रोसेफेलस की वजह से हो सकता है, जॉइंट आर्थराइटिस की वजह से होता है। अच्छा, अब हमारे पास सारे जो हेडेक्स होते हैं वो यूनिलेटरल होते हैं एक्सेप्ट हमारे पास टेंशन हेडेक होता है जो कि हमारे पास बायलेटरल होता है। जो क्लस्टर हेडेक होता है वो हमारे पास 15 मिनट से 3 घंटे तक रहता है, ठीक है। जबकि जो टेंशन हेडेक होता है वो हमारे पास 30 मिनट से तो ज़्यादा ही ज़्यादा होता है, लेकिन 4 से 6 घंटे तक रहता है और वो कांस्टेंट हमारे पास पेन होता है। जबकि हमारे पास जो माइग्रेन का हेडेक होता है वो 4 आवर्स से 72 आवर्स तक हो सकता है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा हमारे पास होता है। अब हमारे पास इनकी हिस्ट्री से ही हमें पता चलेगा। क्लस्टर हेडेक जो होता है ना अप टू 8 टाइम्स अ डे हो सकता है डेली। हाइपोथैलेमस के अंदर कोई अबनॉर्मलिटी होती है और हाइपोथैलेमस के अंदर डिसऑर्डर की वजह से होगा कि सार्केडियन होता है, यानी सेम सीजन ऑफ ईयर में होता है। सार्केडियन रिदम की जैसा ना बिल्कुल एक सेम स्पेसिफिक टाइम पे होता है। एक्सक्यूटिंग पेरी ऑर्बिटल पेन होता है, सुसाइड हेडेक कहते हैं, विथ ऑटोनॉमिक सिम्टम्स, यानी पेशेंट लैक्रिमेशन, रहनोरिया, कंजक्टिवल इंजेक्शन के साथ आते हैं। ये स्पेसिफिक साइन है। हॉर्नर सिंड्रोम भी हो सकता है और मेल में हो सकता है पेशेंट। सोमाटो यानी कि ट्रिप्टिन देते हैं और 100% ऑक्सीजन पेशेंट को लगाते हैं। प्रोफ्लैक्सिस में हम क्या देते हैं, वरामा पिल जो है इसकी, यानी ट्रिप्टिन 100% और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर वरामा पिल दे सकते हैं। माइग्रेन जो है पल्सेटिंग पेन होता है, पल्सेटाइल होता है, नोजिया, फोटोफोबिया, फोर्नोफोबिया के साथ ओरा होते हैं। क्रेनियल इरिटेशन होती है क्रेनियल नर्व 5 की या मेनिंजेस की, ब्लड वेसल्स की। क्यों होती है कि हमारे पास ये जो है ना रिलीज़ कराता है वेजो एक्टिव न्यूरोपेप्टाइड जैसे कि सब्सटेंस प्ली, कैल्सिटोनिन जो है जीन रिलेटेड पेप्टाइड। तो हमें याद होना चाहिए क्रेनियल नर्व 5 एक्टिवेट होती है इस, ठीक है। अच्छा, ओराज में हमारे पास क्या हो सकता है कि नॉइज़ेस होते हैं, ब्राइट स्पॉट्स नज़र आते हैं, पैरेस्थीजियाज होते हैं, और लेकिन ऐसा नहीं होता कि पेशेंट को जो है विजन या हेयरिंग सेंसेशन हो या सेंसेशन कोई लॉस होती है। तो नॉइज़ेस नज़र आ सकते हैं, पैरेस्थीजियाज हो सकते हैं। एक्यूटली तो हम एंसिड देते हैं, ट्रिप्टिन देते हैं और डाईहाइड्रोअर्गोमेटिन दे सकते हैं, और जो नोजिया वॉमिटिंग एसोसिएटेड होते हैं उसके लिए एंटीमेटिक्स देते हैं, मैक्लोप्रोमाइड या प्रोक्लोराइड। प्रोफैक्सिस हम पेशेंट को बोलते हैं लाइफस्टाइल चेंज करें, एक्सरसाइज करें, स्लीप ले, डाइट अच्छी करें। बीटा ब्लॉकर्स हम पेशेंट को दे सकते हैं। अच्छा, TCS दे सकते हैं,
टॉपिरामाइड दे सकते हैं, वॉल्फ्रेट दे सकते हैं, बोटुलिज्म टॉक्सिन दे सकते हैं, एंटी-CGRP मोनोक्लोनल एंटीबॉडी दे सकते हैं, क्योंकि कैल्सिटोनिन जीन रिलेटेड पेप्टाइड इन्वॉल्व होता है। इसके लिए इन्होंने क्या लिखा है, पाउंड पल्सेटाइल 1 डे ड्यूरेशन, यूनिलेटरल नोजिया और तो हमें इसकी प्रोफिलैक्सिस याद रखनी चाहिए कि इसकी प्रोफिलैक्सिस में हमारे बीटा ब्लॉकर हैं, TCAs हैं, एंटी एपिलेप्टिक्स हैं, ठीक है। फिर टेंशन हेडेक जो है बैंड लाइक होता है, कोई ओरा नहीं होता, नो फोटोफोबिया फोनोफोबिया। एक्यूटली सेम ट्रीटमेंट एनाल्जेसिया दे सकते हैं, एन से जैसे हिस्टामाइन प्रोफिलैक्सिस हम इसकी TCA से करते हैं, एमिट्रिप्टालिन से करते हैं, या बिहेवियर थेरेपी से कर सकते हैं। कंपेयर विद ट्राइजेमिनल न्यूरेल्जिया अगर हम करें क्लस्टर हेडेक को, तो ये क्या करेगा कि प्रोड्यूस करेगा रिपीटेटिव यूनिलेटरल शॉटिंग शॉक लाइक पेन इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रेनियल। एक तो ये सेकंड्स के लिए होता है और बहुत ही ज़्यादा सेवियर पेन है, ज्वाइंट टचिंग सर्टेन पार्ट्स से सेकेंड टू मिनट होता है, बट एपिसोड ऑफन जो है बार बार इंक्रीज फ्रिक्वेंसी ओवर टाइम। फर्स्ट लाइन जो इसकी होती है ट्राइजेमिनल न्यूरेल्जिया की, वो कार्बामेज़ापिन होती है। अच्छा, अगर हमें पहचाना है कि मिड ब्रेन है या पोन्स है या मेडुला है, तो हम कैसे पहचानेंगे कि मिड ब्रेन में हमारे पास कोई फोर्स वेंट्रिकल नहीं होता, स्पाइडर लाइक जो है वो हमारे पास जो है स्पाइडर की तरह का थर्ड न्यूक्लियस होता है, ठीक है। और बोन्स में हमारे पास क्या होता है, फोर्थ वेंट्रिकल होता है, ठीक है। जबकि मेडुला में इन्फीरियर ऑलिव होता है, ठीक है, और हमारे पास फोर्थ वेंट्रिकल होता है। मैंने लिखा है पेरिफॉर्म कॉर्टेक्स जो है वो हमारे पास ऑल्फैक्शन कराता है। मैंने लिखा सुपीरियर सेरिब्रल आर्टरी जो है वो जब कंप्रेस होती है, वो कहाँ पे कंप्रेस हो सकता है, एब्नॉर्मल लूप हो सकता है, न्यूप्लास्टिक ग्रोथ, MS एज इट इंटर्स लूप ऑफ बोन्स। तो जो हमारे पास सुपीरियर सेरिब्रल आर्टरी है वो जैसी इंटर होती है ना हमारे पास, तो वो कहाँ कहाँ कम्प्लेक्स हो सकती है, बोन्स में, जहाँ पे न्यूप्लास्टिक ग्रोथ हो, MS के प्लाक्स हों, तो ये वहाँ पर डैमेज हो सकते हैं। तो हमें याद रखना चाहिए, इसमें समझी ये ट्राइजेमिनल न्यूरेल्जिया के लिए कार्बामेज़ापिन है, और ट्रिप्टिन्स 2 है वो है क्लस्टर के लिए भी है, और हमारे पास माइग्रेन के लिए भी है, लेकिन हम उसमें एंटीएमेटिक्स भी देते हैं। और प्रोफिलैक्सिस दोनों की चेंज है, क्लस्टर की वेरामोपिलिन बल्कि, और माइग्रेन की बीटा ब्लॉकर है, एंटी कोलिनर्जिक है और एंटी एपिलेप्टिक है, ठीक है। और जबकि टेंशन हेडेक की प्रोफिलैक्सिस जो है वो TCAs है। फिर हमारे पास जो है वो हमारे पास आते हैं अकेस्थेसियास। अकेस्थेसियास क्या है, रेस्टलेसनेस है, इंटस पेशेंट को अर्ज है टू मूव, ठीक है। कैन बी सीन विथ न्यूरोलेप्टिक यूज़, जो भी हम न्यूरोलेप्टिक यूज़ करते हैं ड्रग्स, उनकी वजह से भी हो सकता है, या पार्किंसन हम जब उनकी जो ट्रीटमेंट करते हैं ना, और हम पेशेंट को डोपामिन एंटागोनिस्ट देते हैं, तो इस वजह से भी पार्किंसन में भी हो सकता है। मतलब कि हम ये है कि हम डोपामिन देते हैं ना पार्किंसन में, तो डोपामिन ज़्यादा हो जाए तो हम उसको पेशेंट को एक्सथीसिया, तो इस वजह से हमें डोपामिन एंटागोनिस्ट पेशेंट को देने पड़ते हैं। और न्यूरोलेप्टिक में भी हम डोपामिन के लेवल को बढ़ाते हैं, नोरापिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन की इस वजह से होता है। स्ट्रेस जो हमारे पास तो फ्लैपिंग ऑफ रिस्ट का आता है, फ्लैपिंग मोशन ऑफ रिस्ट होती है, वो हमारा जब भी होती है जब अमोनिया, हाइपर अमोनिया होता है, हेपेटिक इंसेफेलोपैथी हो गई, ठीक है। और विल्सन डिजीज़ में भी हो सकते हैं, अदर मेटाबॉलिक डीएनएजमेंट। एथेटोसिस क्या है, स्लो स्नेक लाइक राइटिंग मूवमेंट, एथेटोसिस स्नेक लाइक मूवमेंट। बेसल गैंग्लिया का मसला होता है, हैंडन में मिलती है, कोरिया भी, दोनों बेसल गैंग्लिया में और हैंडन में मिलते हैं। सडन जर्की पर्पसलेस जो मूवमेंट होती है, स्नेक लाइक एथेटोसिस कोरिया, सडन जर्की और पर्पसलेस मूवमेंट, जैसे कंपेरिजन डार्क कोरिया इज लाइक डांसिंग, ये एंड आल्सो सीन इन एक्यूट हेमेटिक फीवर में भी मिलता है, सर्नम कोरिया उसे कहते हैं, तो याद रखना है। अकेस्थेसिया रेस्टलेसनेस, एस्ट्रेक्सिव फ्लैपिंग, एस्थोसोसिस कोरिया दोनों बेसल गैंग्लिया हंगटन में पाए जाते हैं, हेमेटिक फीवर में। डिस्टोनिया के इनवॉल्टरी कॉन्ट्रैक्शन हो जाना, राइटर ब्लेफरोस्पाज्म टॉर्टिकोलाइडा, इसमें बोटुलिज्म टॉक्सिन का इंजेक्शन कर लेता है।
उसके बाद एसेंशियल ट्रिमर क्या होता है? ये एसेंशियल ट्रिमर किस में होता है हमारे पास? नॉर्मली क्या होता है, हाई फ्रिक्वेंसी ट्रिमर होता है सस्टेन जो आउटस्ट्रेच आर्म की वजह से, और वर्स होता है विद मूवमेंट और या फिर जब जो बंदा एंशियस होता है। फेमिलियर होता है सेल्फ मेडिकेट, पेशेंट अपने आप को खुद करने लगता है अल्कोहल से, क्योंकि अल्कोहल की वजह से ट्रिमर जो है वो डिक्रीज हो जाता है। हम इसको बीटा ब्लॉकर दे सकते हैं, नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर दे सकते हैं प्रोपेनॉल, या फिर हम बार्बिचुरेट दे सकते हैं, बार्बिचुरेट में परमिडोन दे सकते हैं। तो बी जो है ना हमारे पर ट्रीटमेंट है एसेंशियल की, और ये अपन फेमिलियर होता है। उसके बाद हमारे पास जो है ना इंटेंशन ट्रिमर आता है, स्लो जिगजैग मोशन। जब हम किसी चीज़ को, इंटेंशन का मतलब है कोई काम कर रहे होते हैं इंटेंशन के साथ, पॉइंटिंग स्टैंडिंग टुवर्ड आगे, ये जो हमेशा सेरेब्रल डिस्फंक्शन में होता है। रेस्टिंग ट्रिमर पार्किंसन में होता है सब्सटेंशियल आइरा की वजह से। डिस्टल अपेंडिजेस में होता है। हैंड में ट्रिमर रिलेटेड बाय इंटेंशनल मूवमेंट, तो ये ख़त्म हो जाता है इंटेंशनल मूवमेंट से। अच्छा, अकर एट रेस्ट पे होता है। पिल रोलिंग ट्रिमर होता है। व्हेन यू पार्क योर कार इट इज़ एट रेस्ट। हेमिबलिज्म्स क्या है? सडन वाइल्ड फ्लेइंग ऑफ वन साइड ऑफ द बॉडी। कॉन्ट्रालैटरल हमेशा लीजन होती है सबथैलेमिक की, जैसे कि लुकनार स्ट्रोक हो गया है तो लुकनाई की तरफ जो है हाफ ऑफ बॉडी इज गोइंग बैलिस्टिक हेमिबलिज्म में। मायोक्लोनस का मतलब है सडन ब्रीफ अनकंट्रोल्ड मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है। जर्क्स इसके अंदर आ जाते हैं, हिकअप्स आ जाते हैं। ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के अंदर होता है, यानी रीनल लिवर फेलियर हो गया, और JKDCG डिजीज़ में। रेस्टलेस लेग सिंड्रोम के हमारे पास अनकंफर्टेबल सेंसेशन आ रही हैं और इरिजिबल अर्ज टू मूव दैम, और हमें बार बार मूव करना पड़ रहा है। रिलीव बाय मूवमेंट वर्स एट नाइट एंड एट रेस्ट। आयरन डेफिशिएंसी हो सकता है। क्रॉनिक किडनी डिजीज़, डिक्रीजिंग डोपामिन जो है ना उसकी वजह से हम पेशेंट को डोपामिन ऑर्गेनोज देते हैं, प्रामिपक्सोल, रोपिनारोल देते हैं, अल्फ़ा 2 डेल्टा गाबापेंटीन भी दे सकते हैं, प्री गैबलिन भी दे सकते हैं, ओपाइड भी दे सकते हैं पेशेंट को, एगोनिस्ट, म्यू रिसेप्टर एगोनिस्ट। रिफ्रैक्टिव रेस्टलेस लेग सिंड्रोम के लिए हम दे सकते हैं लेकिन ओपाइड्स के साइड इफ़ेक्ट बहुत सारे हैं। इसके बाद हमारे पास क्या है? इबिग्विटिन क्या है? ये क्या करता है? प्रोटियोजोम हेल्प करता है ना प्रोटीन के ब्रेकडाउन का। अगर प्रोटीन टैग नहीं होगी अब नॉर्मल, तो हमारे पास ज़्यादा में डिजीज़ हो सकता है। न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर, डिक्रीजिंग कॉग्निटिव एबिलिटी, मेमोरी और फंक्शन, लेकिन विद इंटैक्ट कॉन्शियसनेस। मस्ट रूल आउट डिप्रेशन एज अ काज ऑफ डिमेंशिया, जिसको हम कहते हैं ट्रू डिमेंशिया। अदर रिवर्सिबल काजेज ऑफ डिमेंशिया आर हाइपोथायराइडिज्म, विटामिन B12 डेफिशिएंसी एंड हीरोसेफलस एंड NPH। तो विटामिन B12, सेफलस एंड NPH। पार्किंसन डिजीज में बॉडी जो होती है ट्रैप हो जाती है। ट्रिमर होता है, रिजिडिटी होती है, कॉकविल एक्नेजियाज होते हैं यानी कि ब्रेडिकाइनेजियाज, पोस्चर इंस्टेबिलिटीज, शफलिंग गेट एंड स्मॉल हेड राइटिंग, माइक्रोग्राफिया। Dementia is usually a late finding. MPTP, a contaminant in illegal drug, is metabolized to MPP positive, which toxic to substantia nigra, जो कि क्या होता है? बहुत ही टॉक्सिक होता है सबस्टेंशिया नाइग्रा के लिए। अब हमारे पास पार्किंसन में ना डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स होते हैं, डीपिगमेंटेशन होती है सबस्टेंशिया पास कंपैक्टा की। लियोपोडी जो है वो कंपोज होती हैं अल्फा सेलेनिन, इंट्रासेलुलर इसिनोफिलिक इंक्लूजन्स होते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो है अल्फा सेलेनिन दी हुई है जो कि इंट्रासेलुलर हमारे पास यहाँ पे फोकस अल्फा सेलेनिन इंट्रासेलुलर बॉडीज दी हुई है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास हंटिंगटन डिजीज़ आते हैं जिसमें 3M हमें याद करना होता है, जो हमारे IM मेडिसिन में थे। मेमोरी, मूड, मूवमेंट होती है। ये ऑटोसोमल डोमिनेंट कैच रिपीट एक्सपेंशन होती है हंटिंगटन जीन के अंदर, जो हंट 4 लेटर्स यानी क्रोमोसोम 4 में होता है। सिम्टम्स जो है एज 20 से 50 में आते हैं। अच्छा, इसमें कोरिया होता है, एथोटोसिस होती है जो हमने पहले पढ़ा, एग्रेशन होता है, डेमेंशिया होता है, मूवमेंट भी बता दी, डेमेंशिया भी बता दिया। फिर हमने बोलिए डिप्रेशन भी इसके अंदर होता है। समटाइम्स मिस्टेकनली हम देखते हैं कि पेशेंट ने सब्सटेंस अब्यूज़ किया। तो ये यूवर्ल्ड में क्वेश्चन जो है वो आया है कि जो हमारे पास ये है ना मिड लाइफ में होता है
ठीक है। साइकोसाइकाट्रिक सिम्टम्स जो है वो कोरिया से पहले होते हैं, ठीक है। और जो हमारे पास हैं वो जो मतलब कोरिया मिड में होता है, और डिमेंशिया जो है एडवांस एज में हो जाता है। मेमोरी लॉस होती है पेशेंट को, फेशियल एग्नोसिया होना शुरू हो जाता है, इनकॉन्टीनियस हो जाती है, विद ब्रेडिकार्नेसिया एंड नियर टोटल एब्सेंस ऑफ टोटल वॉलेंटरी मूवमेंट। एंजाइटी, इरिटेबिलिटी पेशेंट को होती है, एंजाइटी होती है, इरिटेबिलिटी, एग्रेशन दिखा रहा होता अपना, ठीक है। इसका जो कैच है उसी से हम याद करेंगे, एंटिसिपेशन रिजल्ट फ्रॉम द एक्सटेंशन ऑफ कैच, कॉडेट लॉसेस। कॉडेट के अंदर से हमारे पास मेनली इन्वॉल्वमेंट होती है, वहाँ पे लॉस हो जाता है। स्टाइल कोलिन एंड गाबा, गाबा इनहिबिटरी होता है, वो लॉस हो जाता है, मूवमेंट भर जाते हैं। और स्टाइल कोलिन हमारे पास लॉस हो जाता है। एट्रोफी कोडेट एम्पोटामिन विद एक्स वेवो वेंट्रिकोमेलेगली, ये लॉस होता है, वेंट्रिको इनलार्ज होते हैं। डोपामीन हमारे पास क्या हो जाता है, इनहिबिटरी कम होता है, एक्साइटी भर जाता है, डोपामीन भर जाता है, एसिटाइलकोलिन कम हो जाता है, न्यूरोनल डेथ हो जाती है विया एनएमडीए बाइंडिंग एंड ग्लूटामेट ऑक्सीडेटी। तो हमारे पास स्टिमुलेटरी मर जाते हैं, एनएमडी बाइंडिंग होती है, ग्लूटामेट ऑक्सीडेटी, कैल्शियम लोड करवाता है ग्लूटामेट, ठीक है। अच्छा, इसकी डायग्राम में हमारे पास दी हुई है या नहीं दी है, नो इसी कोई डायग्राम नहीं दी हुई, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास कैच हमें याद करना चाहिए, कैच तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये पेज भी, हालांकि ये इजी है बट बहुत इंपॉर्टेंट भी है। अल्जाइमर डिजीज़ हमारे पास लेस देन 60 एज हुआ तो अर्ली होता है। अच्छा, ये अक्सर पूछा जाता है, जो हमारे पास 2 होता है ना, वो डिक्रीज द रिस्क ऑफ स्पोरेडिक फॉर्म। अच्छा, इसके बाद हमारे पास अल्जाइमर डिजीज मोस्ट कॉमन काज ऑफ डिमेंशिया इन अर्ली। डाउन सिंड्रोम की वजह से हमारे पास अर्ली ऑनसेट अल्जाइमर डिजीज़ हो जाता है, क्योंकि उसका जो हमारे पास जो अल्जाइमर डिजीज़ का जो जीन है एपीपी वो लोकेटेड होता है 21 में। इस अल्जाइमर में भी एसिटाइलकोलिन कम हो जाता है हमारे पास, एसोसिएटेड विद द फॉलोइंग अल्टर्ड प्रोटीन्स। एप 2 हमने कहा कि डिक्रीज हो जाती है रिस्क ऑफ स्पोरेडिक फॉर्म, जबकि 4 जो है ना वो इंक्रीज़ करती है रिस्क ऑफ स्पोरेडिक फॉर्म को। तो जिसके अंदर E4 होगी, 4 जो है वो ख़तरनाक है, इंक्रीज़ करती है रिस्क को। APPP प्रीडिसेनिन 1 और प्रीडिसेनिन 2 इन्वॉल्वमेंट होती है, और हमारे पास फेमिलियल फॉर्म 10% होती है विद अर्लियर जो है ऑनसेट। अच्छा, वाइड स्प्रेड इसमें कॉर्टिकल ट्रॉफी होती है, कॉर्टेक्स जो है अल्जाइमर में स्पेशली हिप्पोकैम्पस, न्यूक्लियस जो हमारे पास हिप्पोकैम्पस में जो न्यूक्लियस बेसिलस ऑफ मैरिनेट होता है वो मेमोरी और कोग्निशन में इन्वॉल्वमेंट, नायरिंग होती है गाराई के, जबकि वाइड हो जाते हैं सल्काई। सिनाइल प्लाग्स जो हैं वो ग्रे मैटर में होते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर बीटा अमिलॉइड, ये क्या कराते हैं, अमिलॉइड एंजियोपैथी कराते हैं। अच्छा, अमिलॉइड एंजियोपैथी हमने क्या बोला था, ये जो अमिलॉइड होते हैं एंजियोपैथी वही हमारे पास इंट्रापेनिकम है जो हेमरेजेस करवाते हैं, ठीक है। ए बीटा अमिलॉइड सिंथेसाइज बाय क्लैविंग, अमिलॉइड प्रोग्रेसर प्रोटीन से ये अमिलॉइड बनते हैं, ठीक है। न्यूरो फिब्रिली टिंगल्स क्या होते हैं, न्यूराइटिक जो प्लाग्स होते हैं वो इंट्रासेलुलर हाइपर फॉस्फोलिपिड टॉप प्रोटीन्स होती हैं जो इनसोल्युबल साइटोस्केलेटन बनाते हैं, और जो है जितने ज़्यादा टेंगल्स बनते हैं उतनी ज़्यादा डिग्री ऑफ डेमेंशिया होता है। हिनरो बॉडीज़ जो होती है वो इंट्रा सेलुलर इसिनोफिलिक प्रोटीशियस रोड्स जो कि हमारे पे हिप्पोकैम्पस में होते हैं। अच्छा, पर्सनालिटी में चेंजेस इसमें बहुत लेट आता है। एक तो मेमोरी लॉस होगी क्योंकि हिप्पोकैम्पस इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव फंक्शन लॉस होगा, विजुअल स्पाशियल लॉस हो जाएगा, प्लानिंग एग्जीक्यूटिव फंक्शन यानी फ्रंटल कॉर्टेक्स, विजुअल स्पाशियल लॉस होगा, और लैंग्वेज लॉस होगी, प्यूबर्टी होगी स्पीच की, मोटर लॉस होगा यानी फॉल्स होगा। प्यूबर्टी ऑफ स्पीच ये है कि हमारा फोरब्रेन इन्वॉल्वमेंट है। लॉस ऑफ कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स की वजह से इम्पेयर होती मेमोरी कॉग्निशन, ठीक है ना, याद रखना, मेमोरी कॉग्निशन, प्लानिंग, गेटिंग लॉस। फ्रंटो टेम्पोरल डिमेंशिया जो ऑटिज्म में डोमिनेट होता है उसमें हमारे पास पिक डिजीज़ कहते हैं। इसमें अर्ली चेंजेस होते हैं पर्सनालिटी में, बिहेवियर में, इसे कहते हैं अर्ली होता है ना, तो बिहेवियर डिपेंडेंट कहते हैं। एफेजिया होता है प्राइमरी प्रोग्रेसिव एफेजिया। मे हैव एसोसिएटेड मोटर डिसऑर्डर।
फ्रंटो टेम्पोरल लोब डोनेशन होगी और इसमें भी टॉप प्रोटीन्स ही होंगे। इसकी जो टॉप प्रोटीन्स होंगी ना उसको हम कहेंगे पिक बॉडीज़ या एबिगेटेड TD43 भी कह सकते हैं। अल्जाइमर डिजीज़ में हमारे पास न्यूरोसेक्रेटरी सिम्टम्स आ सकते हैं, डिल्यूजन, हैलुसिनेशन, डिप्रेशन आ सकता है। इसकी डेल्यूजन्स होंगी जैसे कि पैरानॉइड होगी, किसी ने मतलब कि एटम्स बीइंग स्टील, फैमिली रिप्लेस बाय इम्पोस्टर, इस तरह के अल्जाइमर में होती है। तो टॉ जो है वो दोनों में होती है। ऐसे इसकी डायग्राम में देख लेते हैं। जो सीड है उसमें हमारे पास जो डायग्राम है उसमें बता रहे हैं वाइड स्प्रेड कॉर्टेक्स हमारे पास जो है रीजनरेशन हो रही है। और डी में हमारे पास जो है वो हमारे पास क्या है, ये नॉर्मल कॉर्टेक्स है, ये अब नॉर्मल है। और डी में हमारे पास जो है वो सिनाइल प्लाक्स नज़र आ रहे हैं, न्यूरेटिक प्लाक्स भी इसे कहते हैं। और ये हमारे पास जो है टेंगल्स हैं जो डिग्री ऑफ डेमेंशिया बताता है। यहाँ पे हमारे पास जो है ना एक्स वे वो हमारे पास जो है वेंट्रिकुलर मगैली हो रही है, ठीक है। फ्रंट इन्वॉल्व है, फ्रंटो और टेम्पोरल, ठीक है। जी में हमारे पास ये पिक बॉडीज़ हैं। और ये हमारे पेरियॉन्स डिजीज़ की है, अभी हम पढ़ेंगे। पेरियॉन्स डिजीज़ में हमारे पास क्या आ जाता है, लियो बॉडी डिमेंशिया आता है। अच्छा, लियो बॉडी डिमेंशिया में क्या यानी कि लियो मतलब कि हेलुसिनेशंस पहले आती हैं, पेशेंट को विजुअल हेलुसिनेशन आती है और फिर लियो बॉडी डिमेंशिया यानी डिमेंशिया होता है विद फ्लक्चुएटिंग कॉम्बिनेशन अटेंडेंस। ये इसका निमोनिक है। रैम स्लीप डिसऑर्डर हो सकता है, बिहेवियर भी हो सकता है, पार्किंसनिज्म, यंग एडल्टली जल्दी विद हेलुसिनेशन, लियो बॉडी डिमेंशिया आल्सो कॉल्ड लियो बॉडी डिमेंशिया इफ कॉग्निटिव एंड मोटर symptom onset less than 1 year apart, otherwise considered secondary to Parkinson disease. वैसे जो डिमेंशिया हमारे पास होता है वो पार्किंसन की वजह से होता है, लेकिन अगर एक हमारे पास हेलुसिनेशन है और डिमेंशिया हो रहा है लेस देन 1 ईयर में, यानी कि लीव बॉडी इंट्रासेल्युलर लीव बॉडी फैमिली जो है कॉर्टेक्स में ही मिलती हैं, ठीक है। ये कॉर्टेक्स के अंदर मिलेंगे इंट्रासेल्युलर लीव बॉडीज़, जबकि सब्सटेंशियल डायग्राम में हमारे पास मिलेगी पार्किंसन में, बेसल गैंग्लिया में। वस्कुलर डिमेंशिया में मल्टीपल आर्टेरियल इन्फार्क्ट में क्रोनिक इस्कीमिया, स्टेप वाइज हमारे पास ना आहिस्ता कॉग्निटिव एबिलिटी में डिक्लाइन आएगा, फिर लेट ऑनसेट जो है मेमोरी इम्पेयरमेंट। सेकेंड मोस्ट कॉमन काज ऑफ डिमेंशिया इन एल्डरली, ये सेकेंड मोस्ट कॉमन काज है। MRI और CT में मल्टीपल कॉर्टिकल सब कॉर्टिकल इन्फार्क्ट होंगे। क्रिस्टोफ जैकोब डिजीज़ के अंदर क्या होता है, रैपिडली प्रोग्रेसिंग डिमेंशिया, मैट से याद किया था ना, रैपिडली मैट से हमने याद किया था, मेमोरी, एटेक्सिया और ट्रिमर कौन सा, मायोक्लोनस। रैपिडली प्रोग्रेसिंग डिमेंशिया विद मायोक्लोनस एंड एटेक्सिया associated with periodic sharp waves on EEG and increased protein 3T protein CSF may be transmitted by contaminated material और corneal transplant, neurosurgical और behavior changes भी इसके अंदर कॉमन होते हैं। स्पॉन्जी फॉर्म कॉर्टेक्स मिलेगा, विकोलाइजेशन हो रही होगी लेकिन इन्फ्लेमेशन नहीं होगी, वैक्यूल्स बनेंगे, सेरिब्रम भी हो सकता है, सेरिब्रम इन्वॉल्व हो सकता है, सेरिब्रम भी। प्रियॉन्स क्या होंगे, बीटा प्लेटेड शीट होगी जो कि रेजिस्टेंट होंगे प्रोटीएजेस से। HIV की वजह से जो डिमेंशिया होगा वो कॉर्टेक्स को इन्वॉल्व नहीं करेगा, सब कॉर्टिकल डिसफंक्शन होगा एसोसिएटेड विद एडवांस HIV क्या होता है, RNA होता है, रेट्रोवायरस है, कैरेक्टराइज्ड बाय कॉग्निटिव डिक्लाइन, गेट इरिटेबिलिटी, डिप्रेस मूड। वायरल ट्रफिज्म की वजह से होता है, मतलब कि एबिलिटी टू इन्फेक्ट
डिफरेंट सेल टाइप्स माइक्रोग्लिया ज़्यादातर HIV में अफेक्ट होता है। डिफ्यूज ग्रे एंड मैटर एंड सब कॉर्टिकल एट्रोफी होती है इसमें। रेबीज़ में हमारे पास नेगरी बॉडीज मिलती हैं जो कि राउंड इसिनोफिलिक साइटोप्लाज्म होता है। पैरामिडल हिपोकैम्पस और सेरिबेलम और हिपोकैम्पस दोनों जो हमारे पास हाइपोक्सिक इंजरी से सस्पेक्टेबल होते हैं वहीं पे नेगरी बॉडीज पाई जाती हैं। इसके बाद हमारे पास इंट्राक्रैनियल हाइपरटेंशन आता है, सूडो सेरिब्रल ट्यूमर आता है, ICP होता है, कोई फाइंडिंग नहीं मिलती, इमेजिंग नेगेटिव आ रही होती है। क्यों? हमारे पास ये इसका रिस्क फैक्टर होता है फीमेल टोट यानी टेट्रासाइक्लिन, फीमेल टेट्रासाइक्लिन, ओबेसिटी, विटामिन ए एक्सिस लिवर खा रही है, एक्सिस एग ले रही हैं, एक्सिस किडनी खा रही हैं, एसोसिएटेड विथ सेरिब्रल वीनस साइनस सिनोसिस। और इसमें हेडेक होता है, टेनाइटिस होती है, डिप्लोपिया यूजली फ्रॉम क्रेनियल नर्व, 6 पाल्सी, नो चेंज, मेंटल स्टेटस में कोई चेंज नहीं आता, बस हमें डिप्लोपिया नज़र आ रहा होता है, इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ा हुआ होता है, इम्पेयर ऑप्टिक नर्व जो एक्सोप्लाज्मिक फ्लो होता है, पेपिलोएडिमा नज़र आता है जब हम उसको देखते हैं क्या कहते हैं उसको थर्मोस्कोप से। विजुअल फील्ड टेस्टिंग में लार्ज ब्लाइंड स्पॉट आता है और पेरिफेरल कंस्ट्रक्शन होती है। वल्सरवा से वर्स होता है, LP करेंगे तो अपनी प्रेशर बढ़ा हुआ होगा, प्रोवाइड टेम्पररी हेडेक रिलीफ। ट्रीटमेंट क्या है? हमें पेशेंट को वेट लॉस करना चाहिए, एसेटाजोलामाइड देना चाहिए, ठीक है, इन्वेजिव प्रोसीजर करने चाहिए, CSF शंटिंग करनी चाहिए, ऑप्टिक नर्व शीट फेनेस्ट्रेशन करनी चाहिए और सर्जरी करनी चाहिए फॉर विजुअल। ऑप्टिक नर्व फेनेस्ट्रेशन करेंगे तो प्रेशर कम हो जाएगा, ऑप्टिक नर्व जो है। विटामिन ए के ड्राई स्किन हो सकता है इससे और हाइपोडर्मागाइली हो सकता है। एरकोनाइड ट्रिब्युलेशन पास फ्रॉम एरकोनाइड थ्रो सबएरकोनाइड स्पेस टू बायोमेटा, they are not marked in metabolism. अच्छा लिखा है, जो एरकोनाइड ट्रिब्यूकल होते हैं जो कि पास होते हैं एरकोनाइड से सब एरकोनाइड स्पेस में जाते हैं ना, ये CSF का कोई मेटाबॉलिज्म नहीं कर रहा था, सही है। हाइड्रोसेफेलस क्या है? CSF के अंदर वॉल्यूम भर जाना, वेंट्रिकुलर डायलेशन होना और ICP का भर जाना। एक कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस होता है और NPH है। कम्युनिकेटिंग में क्या है? CSF जो है की ऑब्जॉर्प्शन कम हुई है एरकोनाइड ग्रैनुलेशन से या सब एरकोनाइड हेमरेज की वजह से भी हो सकता है। एरकोनाइड की जो है हमारे पास स्कारिंग हो गई है पोस्ट मेनिंजाइटिस, जिसकी वजह से ICP बढ़ गया है, ठीक है, और कम्युनिकेट करा, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। पेपिलोएडिमा मिलेगा हमें, हर्निएशन हो सकती है, कोराइड प्लेक्सिस पेपिलोमा की वजह से भी हो सकता है। NPH क्या है? डेडली में होता है, आइडियोपैथिक होते हैं कि नॉर्मल प्रेशर होगा, कभी कभी एपिसोडली एलिवेट होता है और इसमें जो है सब एरकोनाइड की स्पेस नहीं बढ़ती, जबकि एक्सपेंशन होती है वेंट्रिकल्स की, इसकी वजह से डिसऑर्डर होती है। फाइबर्स होते हैं कोरोना रेडिएटर, जो फाइबर्स होते हैं कोरोना रेडिएटर वहाँ पे डिसेंडिंग फाइबर जा रहे होते हैं, वहाँ पे कॉन्टिन्यूस होती है, गेट होता है कॉग्निटिव बैकी एंड वो भी हो जाता है। रिवर्सिबल होते हैं, हम CSF ड्रेनेज करना चाहिए विया LP और स्टंट। तो यहाँ पे ये दिखा रहे हैं कि प्रेशर नॉर्मल होता है, बस जो है हमारे पास एक्सपेंशन होती है वेंट्रिकल्स की और कोरोना रेडिएटा जो है ना वो अब नॉर्मल हो जाता है, उनकी लीजन हो जाती है। नॉन कम्युनिकेटिव हाइड्रोसेफेलस तो कोई अबनॉर्मलिटी विद इन द वेंट्रिकुलर सिस्टम, सिनोसिस ऑफ एडिक्वेटोसेल्वस, कोलाइटिस, ब्लॉकिंग फोरामेन ऑफ वेनर या ट्यूमर की वजह से हो सकते हैं। तो ये जो है हमारे पास दिया हुआ है। नंबर 1 पे NPH है, सिर्फ एक्सपेंशन ऑफ वेंट्रिकल्स है। नंबर 2 में हमारे कोई ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, ठीक है, नॉन कम्युनिकेटिव SVO वेंट्रिकल गैली में मतलब ये होता है कि हमारे पास ऐसा लगता है इमेजिंग में कि हमारे पास ये सब बढ़ा हुआ है, लेकिन होता नहीं है, क्योंकि ब्रेन टिश्यू या न्यूरल एट्रोफी होती है, जिसकी वजह से हमें ऐसा लगता है कि वेंट्रिकल्स डायलेट है। ICP नॉर्मल होती है जैसे NPH में होता है, लेकिन ट्रायड नहीं मिलता। अल्जाइमर जो कि NPH में मिलता है, अल्जाइमर डिजीज़ हो, एडवांस एचिव फ्रंटोटॉपर डिमेंशिया, घंटा डिजीज़, ये सब उसके में हो सकता है।
एंड मल्टीपल साइक्रोसिस क्या होती है, ऑटोइम्यून इन्फ्लेमेशन है और डीमाइलेशन हो रही है सीएनएस के ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की, विद सब्सिक्वेंट एक्सोनल डैमेज कैन प्रेजेंट विद एक्यूट ऑप्टिक न्यूराइटिस है, यानी कि पेनफुल यूनिलेटरल विजुअल लॉस का होना, यूनिलेटरल होता है हमेशा, विद मार्कस गन प्यूपल। इसमें क्या होता है, सस्टेन पेन होता है जो मूवमेंट के साथ होता है आंखों में। कलर विजन इज इफेक्टेड। ब्रेन स्टम और सेरिबुलर सिंड्रोम्स होते हैं, उसमें क्या होता है, जब ये ब्रेन स्टम इन्वॉल्व होता है, ये सेरिबुलर तो डिप्लोपिया, टैक्सिया, स्कैनिंग स्पीच, अटेंशन ट्यूमर, निस्टिग्मस मिलेगा, आयनो मिलेगा, ये बायलेटरल होता है एज कम्पेयर टू यूनिलेटरल आयनो। पैरामिडल ट्रैक डिवाइलेशन होगी जो मेडुला में होता है, वीकनेस प्लास्टिस से मिल जाएगी। स्पाइनल कॉर्ड सिंड्रोम की वजह से इलेक्ट्रिक शॉक लाइक सेंसेशन अलॉन्ग थोरेसिक स्पाइन, जब हम नेक को फ्लेक्स करेंगे तो हमारे एक सेंसेशन जाएगी जो इलेक्ट्रिक शॉक जैसे होगी। ब्लैडर जो है वो न्यूरोजेनिक हो जाएगा, फेल हो जाएगा, ठीक है। पेरिप्रेसिस सेंसरी मैनिफेस्टेशन जो होगी अफेक्टिंग द ट्रंक वन और मोर एक्सट्रीमिटी। इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर से हमारे पास सिम्टम्स वर्स होते हैं, हॉट बाथ से और एक्सरसाइज से। रिलैप्सिंग और रिमिटिंग डिसऑर्डर है, फीमेल्स में होता है, यंग फीमेल 90 से 30 में, मोर कॉमन इंडिविजुअल हु ग्रो अप फर्दर फ्रॉम, जो इक्वेटर से दूर होते हैं या फिर जो जहाँ पे जिनमें सीरम जो है विटामिन डी के लेवल कम होते हैं। फाइंडिंग्स क्या होते हैं, अमीनोग्लोबिन का लेवल बढ़ जाता है, आईजीजी का, माइलिन बेसिक प्रोटीन का, ओलिगोल्यूगन बैंड जो है वो, ओलिगोपोलिकोनल बैंड जो है वो एंगोस्टिंग है, एमआरआई ग्रोथ रनर, वेंट्रिकल्स के करीब हमें क्या मिलेंगे, जैसे डायग्राम में मिला हुआ है, पेरीवेंट्रिकुलर प्लाक्स मिलेंगे हमें, एरिया ऑफ ओलिगोडेंड्रोसाइट लॉस एंड रेक्टिव ग्लाइकोसिस, मल्टीपल वाइट मैटर लीजन डिसमिटिंग इन स्पेस एंड टाइम। अब ट्रीटमेंट क्या है, हमें रिलैप्स को रोकना है, प्रोग्रेशन को स्लो करना है, डिजीज मॉडिफाइंग थेरेपी देते हैं, बीटा इंटरफ्रोन, ग्लैट्रामियर और नेटिलिजमाब से। एक्यूट फ्लेयर हमेशा होता है वो स्टेरॉइड्स है, वो भी आईवी देता है, ठीक है, लेकिन डिजीज मॉडिफाई में बीटा इंटरफ्रोन देंगे। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करेंगे, न्यूरोलॉजी के ब्लड कैरेक्टराइजेशन कर लेंगे, मस्करैनिक एंटागोनिस्ट देंगे, और हम स्पास्टिसिटी के लिए ब्रैक्लोफिन, गाबा भी रिसेप्टर एगोनिस्ट, पेन के लिए हम न्यूरोपैथिक पेन होता है तो टीसीए दे सकते हैं, एंटीकॉन्वुलेंसेंट। डायग्राम में बताया हुआ है, पेशेंट को फटीग होगा, डिप्रेशन होगा, अटेक्सिया, इंटेंशन, स्कैनिंग स्पीच, डिस्टार्थिया, स्पीच में वासना, ऑप्थेल्मोप्लेजिया, ऑप्टिक न्यूराइटिस, निस्टिग्मा, आयनो, स्पाइनल कॉर्ड सेंसिटिव वीकनेस, स्पास्टिटी, अपर मोटर न्यूरॉन साइन हो गया और यूरिन इनकॉन्टिनेंस। इसके अलावा क्या होता है, इसमें CD8 जो हमारे साइटोटॉक्सिक टी सेल्स है ना, वो रोल प्ले करते हैं हमारे पास। द हेल्पर टी सेल रिएक्ट टू एंटीजन इन माइलिन causing release of interferon gamma that promote the infiltration of macrophages and gamma की वजह से macrophage leukocyte और आते जाएंगे। B cells also play an important role, have oligoconal IgG B cell myelin specific antibodies बनाते हैं, facilitate breakdown of oligodendrocyte with sparing of axon।